प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान से अडयाला जेल में 2.5 घंटे तक तवील मुलाकात हुई है। यह मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई है। इसमें बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, जाहिर है यह हमें अभी मालूम नहीं हो सका। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की है ताकि जान सकें, लेकिन वाज़ेह तौर पर अभी किसी के पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। लिहाजा हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं कि इसके मौजूद क्या हो सकते हैं। एक मौजूद शायद यह हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि इमरान खान साहब को की बातचीत को बहाल किया जाए, जिसके सिलसिले में वो दावा कर चुके हैं कि पहले भी उन्होंने कोशिश की है। एक मामला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका हो सकता है। तीसरी ऑप्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हालात और जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी जो बनानी है, उस पर इमरान खान की राय लेना हो सकता है। या इसके अलावा जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनना है, जिसके बजाय हक में अली अमीन गंडापुर मालूम नहीं होते, वो मुमकिन तौर पर मौजू हो सकता है। बहरहाल अगर ये सारे मौजूद हों या इनमें से कोई भी मौजू हो, तो ये सारे ही मौजूद अहम हैं जिस पर आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई होगी। लेकिन साथ ही साथ अलायंस के बनने की राह में एक बड़ी रुकावट जो है वो अली अमीन गंडापुर नजर आते हैं। ऐसा जेयूआई को तो जरूर लगता है। जेयूआई समझती है कि अली अमीन गंडापुर ये अलायंस नहीं बनने दे रहे और वो अब ऐसा लगता है कि दूर जा रहे हैं इस अलायंस के बनने से, और अपने सियासी सफर का, अपना जो सियासी सफर अलग से उन्होंने करना है, उसका रास्ता शायद वो चुनने वाले हैं। क्या होने जा रहा है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, असलम गौरी साहब मौजूद हैं, जेयूआई के रहनुमा हैं, और हमें हुज़ैफा रहमान कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी। एक अलायंस की बात हो रही थी। ऐसा लगता है कि एतमाद की कमी है अभी भी। ईद के दरमियान बहुत सारी मुलाकातें हुई, पैगाम रसानियाँ हुई, रमज़ान के महीने में भी हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मुस्बत चीज़ सामने नहीं आ रही जिसके नतीजे में हम कहें कि तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं या बर्फ़ बिल्कुल पिघल गई है। बल्कि हमें इस दौरान जेयूआई की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ शिकवे ही सुनाई दिए, और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस दौरान जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें जेयूआई के बारे में कुछ जिस अंदाज में गुफ्तगू की है उसे जेयूआई ने बहुत माइंड किया है। शौकत यूसुफजई साहब, इस तरह की गुफ्तगू अगर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं और उन्हीं के हवाले से एक ऐसी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं पहले से मौजूद जिनको आप अलायंस में लाना चाहते हैं, तो फिर ये अलायंस कैसे बन सकता है? कैसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं? क्या आपके ख्याल में ये गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं है जो वज़ीर आला साहब ने की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, ये जो इत्तेहाद की बातें हो रही है, ये वसी तर इत्तेहाद है, और बल्कि जिन मुश्किलात से दो चार है उससे निकालने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। अब इसके अंदर जाके इस इशू के ऊपर फंस जाना कि जी वो देखें, क्योंकि इनका हल्का एक है ना, अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का हल्का एक है। अब आप अगर ये छोटे छोटे चीजों के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली हल्के में तो इख्तलाफात रहेंगे। वो तो मैं नहीं कह सकता कि हल्के के इख्तलाफात जो है वो खत्म कर दे और दोनों तरफ से ये कह दें कि जी हमारा कोई इख्तलाफ, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दोनों ने इलेक्शन लड़ना है एक दूसरे के साथ। मेरे ख्याल से जेयूआई को भी एक चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि इत्तेहाद हो रहा है मुल्क की सतह के ऊपर और मुल्की मामलात के ऊपर, तो जाहिर है अब हल्के तो नहीं बदल सकते ना। नहीं, मगर ऐसी गुफ्तगू से तो गुरेज किया ही जा सकता है ना शौकत साहब, ऐसी गुफ्तगू से गुरेज तो किया ही जा सकता है। देखिए, ये तो जाहिर है सीएम खुद बता सकता है, क्योंकि मैंने अभी ये गुफ्तगू आपने सुनाई, लेकिन मैं एक लफ्ज़ मैं नहीं समझा, क्योंकि जिस जगह से मैं गुजर रहा था वहाँ पे वो आवाज ही नहीं आ रही थी, तो मैं नहीं समझाऊं कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन डेफिनेटली इख्तिलाफ वाली बातें की होंगी, सियासी इख्तिलाफ वाली बातें की होंगी, और सियासी इख्तिलाफ है, ये बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब एक ही पेज पर आ जाएंगे, तो ये तो मुझे काफी मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा ही अगर इत्तेहाद हो सकता है तो हो जाए, वरना बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये बात जेयूआई को समझ लेनी चाहिए कि ये इख्तलाफ तो खत्म नहीं हो सकता, इसके साथ इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। असलम गौरी साहब, ये इत्तेहाद मुल्क के लिए बन रहा है, और आपकी जमात और जाहिर है तहरीक इंसाफ दोनों जो आपके बड़े मामलात हैं उस पर ऑन बोर्ड आ रही हैं, तो इसमें एक अली अमीन गंडापुर साहब के मसले को आप नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो बहरहाल एक सियासी हरीफ हैं, उनका हल्का एक है। आप क्यों इसको इतनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात को, और आप क्यों समझते हैं कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर के बयानात इस इत्तेहाद को बनाने में रुकावट है? सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ईद उल फितर के इस मौके पर आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके नाजरीन को ईद मुबारक कहूँगा। इसके बाद बात यह है कि जो आपने सवाल किया है और यूसुफजई साहब ने जवाब दिया है,
शौकत यूसुफ रईस पीटीआई के अंदर उन लोगों में से चंद एक लोग हैं जो अपनी बात को हक़ाइक़ के तनाज़ुर में रख के करते हैं, और यही वजह है, इसी तरह के लोगों की वजह से हम इनके करीब चले जाते हैं। बात अली अमीन की नहीं है जी। अली अमीन जैसे पता नहीं वहाँ कितने उस हल्के में आए, 1970 से यह हल्का मेरे पास है। मुफ्ती महमूद साहब जीते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पूरे मुल्क से जीते थे, सिर्फ एक हल्के से हारे थे, वो यही हल्का था। तो उसके बाद मुस्तक़िल कभी हमारे पास रहा है या कभी नहीं रहा है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। अली अमीन को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम उसके ऊपर रख के को बड़ा इशू बनाएं। बात यह है कि अली अमीन ने जो जुमले आपने सुनाए वो उलमाए कराम की तौहीन की है। जमीयत उलमा इस्लाम की 2024 की जो रुकनियत साजी है, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में बमाए शनाख्ती कार्ड की कापी के रजिस्टर्ड है, 45,000 से अबव, 45 लाख से 4.5 मिलियन से अबव है, उसमें से 25 लाख के करीब उलमाए कराम हैं। जब आप उलमाए कराम का मजाक एक पार्टी का सीएम इस तरह उड़ाएगा बैठ के, और सीएम जिम्मेदार आदमी है, कोई कारकुन नहीं है कि उसका मैं नजरअंदाज कर दूं। अगर सीएम ने मौलाना साहब को नहीं कहा, सीएम ने तमाम उलमाए कराम को कहा है, और मैं आपका बताऊं जमीयत उलमा इस्लाम में जो उलमाए कराम है या कारकुन है, वो सियासी कारकुन बाद में पहले मौलाना फजल रहमान के अकीदतमंद हैं, अकीदतमंद में। और लेकिन आप असलम साहब ये भी समझते हैं ना कि आपके ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो नहीं चाहते कि ये इत्तेहाद वजूद में आए। आप ये किस बुनियाद पर कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो इस इत्तेहाद के हक में नहीं है? मैं तो उसी बुनियाद पे कहता हूँ जिस बुनियाद पे कल सलमान अकरम राजा कल से कह रहे हैं हमें मिलने नहीं दिया जा रहा पार्टी के चेयरमैन से, और वो आज पूरे लाउड लश्कर के साथ गए हैं। मैं तो उसी बुनियाद को कहता हूँ जो बुनियाद से दुनिया देख रही है कि हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है पार्टी के अंदर। मसाइल पार्टी के अंदर हैं और वो मसाइल हमारे गले में ना डाले जाएं। हम इत्तेहाद के ख्वाह जरूर हैं, लेकिन अपने कारकुनों की, अपने उलमाए कराम की तौहीन करवा के हम ऐसे किसी इत्तेहाद की हमारी जरूरत नहीं है। हम इत्तेहाद करना चाहते हैं बराबरी के बुनियाद पे। कोई बड़ा है तो बड़ेपन तो मुजाहरा करें, अगर वो बड़ा नहीं है, बड़ा समझते हैं तो खुद चलना चाहते हैं, चलो हम तो तहरीक चला रहे हैं। हमने तो लास्ट ईयर अप्रैल 2024 से पशीर से अपनी तहरीक का आगाज किया था। नहीं, लेकिन साहब कल अगर जेल इंतजामिया ने सलमान राजा को नहीं मिलने दिया और आज अली अमीन गंडापुर को मिलने दिया, तो इससे आपका क्या मसला है? ये तो उनकी पार्टी का मसला है, वो उस पर वो एहतजाज करें या खुश हों। जेयूआई को इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कौन मिलने दिया जा रहा है और किसको नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं तो एक मिसाल आपको दी है कि गुड अपोजिशन और बैड अपोजिशन भी तो होती है। तो बात यह है कि पार्टी के अंदर क्या मसाइल हैं ये इनकी पार्टी को पता होगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो नहीं चाहते ये इत्तेहाद हो। और दूसरी बात मैं ये भी आपको कह दूं कि हमारा किसी हल्के की मुकाबला नहीं है, ना हम हल्के की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं अली अमीन गंडापुर कहाँ बैठ के इलेक्शन जीता था, हम सब जानते हैं किसने जितवाया था, किसके कहने पे। अब भी उसको खुली छुट्टी मिली हुई है, हल्का के पार्टी के अंदर से बहुत से लोग उसके एंटी बोल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये सारी चीजें हैं। पार्टी को पहले इन लोगों को कंट्रोल करना होगा, जब तक इनको लगाम नहीं देंगे उस वक्त तक कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। आपका गौरी साहब ये इल्जाम भी है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो असल में जीते हुए नहीं है, मौलाना फजल रहमान जीते हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? ये तो हमने पहले दिन से कहा है, हमारे पास प्रूफ है कि सूबाई असेंबली के हमारे सारे वोट इकट्ठे कर लें जो इस हल्के के नीचे हैं वो हमारे ज्यादा है और अली अमीन को मिलने वाले वोट कम है। ये तो क्लियर है बात, इसको नई बात नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ने मेरे वोट डिक्लेयर किए हैं किताब के निशान पे, वो सारे वोट एक साइड पे कर रहे हैं इसी हल्के के नीचे सूबाई असेंबली के, और कौमी असेंबली के इसके वोट अलग कर रहे हैं। अली अमीन की कहानी सामने आ जाएगी। लेकिन हम इस पे इशू को बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इशू कर रहे हैं ओवरऑल पूरी कंट्री की। हम कहते हैं कि मेरा मैंडेट अगर केपीके में चुराया गया तो बलूचिस्तान में भी चुराया गया, मेरा सिंध में भी चुराया गया, मेरा पंजाब में भी चुराया गया। मैं किसी हल्के की या किसी सूबे की बात करने के नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, निजाम को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। मैं किसी शख्स से कोई अपना इक़्तिदार लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के इक़्तिदार में शेयर होल्डर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को इक़्तिदार से हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ अली अमीन साहब को रहना चाहिए। अली अमीन साहब के रहते हुए पीटीआई को जो जो फवायद पहुंच रहे हैं वो पीटीआई की क़यादत सारी जानती है कि उनको क्या क्या फायदे पहुंच रहे हैं, आवाम को क्या फायदे पहुंच रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ और उसको रहना चाहिए, हम उसको हटाने के मूड में नहीं है। और ना वो इतनी बड़ी चीज है कि हम उसके ऊपर रख के कि हम इत्तेहाद होगा या नहीं होगा उस पर करें। अलबत्ता ये जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है उस जुबान से मेरे कारकुन की दिल आजारी हुई है, और मेरा कारकुन कैसे इनके साथ मिलकर एक स्टेज पे खड़ा हो सकता है, एक रोड पे मेरा कारकुन इनके साथ कैसे खड़ा होकर इनकी तकरीर सुन सकते हैं जब उसके आप इस तरह दिल आजारी करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हुज़ैफा रहमान साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये बताइए कि हमारे अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं और सवाल उठाया कि कल सेक्रेटरी जनरल की तो अडयाला जेल में सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात ना हो सकी। पिछले जुमेरात को जो मुलाकात सियासी रुफ़का की होनी थी, अदालत के हुक्म के बावजूद ना हो सकी। अलीमा खान साहबा जो इमरान खान की फैमिली हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान से वो मुलाकात कर सकती हैं, वो मुलाकात ना हो सकी। आज जब मुलाकात का दिन ही नहीं था, तो आज अली अमीन गंडापुर साहब की 2.5 घंटे की तवील मुलाकात इमरान खान साहब से कैसे हो गई? ये क्या कहानी है? आपको कोई बात समझ आती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला सामने आया था। किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम की मुलाकात किससे करानी है, कब करानी है, इसका तयन जेल सुप्रीडेंट ने करना है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। और चूंकि बानी तहरीक इंसाफ इस वक्त जेल में मौजूद हैं, जाहिर है अगर जेल इंतजामिया किसी मुलाकात की कंसेंट देती है तो बानी तहरीक इंसाफ ने भी उसकी मंजूरी लाजमी देनी होती है। ये नहीं होता कि जोर ज़बरदस्ती से किसी मुलाकात करा दी जाए। जिन शख्सियात के आपने नाम लिए, उन्होंने उनकी बहन का नाम भी लिया, बाकी लोगों के नाम आपने लिए, सलमान अकरम राजा का नाम लिया, कुछ और लोगों की सियासी कमेटी के लोगों के नाम लिए। अगर उनसे जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं होने दी तो आप ये भी जहन में रखेंगे अगर आज जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुलाकात के लिए हामी भरी है तो वो मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी उसमें शामिल होगी। नहीं ठीक है, मर्जी तो उनकी, लेकिन उनकी मर्जी तो जुमेरात को भी शामिल थी ना, जब वो चाहते थे कि उमर अयूब से मिलें, शिबली फराज से मिलें, जुनैद अकबर खान से मिलें, साहिबजादा हामिद रजा से मिलें। उनकी मर्जी तो उस दिन उनसे मुलाकात करने की भी शामिल थी, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। आज ही मुलाकात हो गई। हाँ देखें जी, जेल इंतजामिया ने तय करना है कि किससे मुलाकात करानी है और किससे मुलाकात नहीं करानी। चले अगर आपकी ये बात मान भी ली जाए और ये कि ये एब्सोल्यूट पावर है जेल सुप्रीडेंट के पास, अगर मैं ये बात मान भी लूं तो फिर भी एक सवाल ये बनता है, नहीं चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि आखिर जेल सुप्रीडेंट किस फॉर्मूले के तहत या अपने मूड के मुताबिक बात सोचेंगे कि हाँ यार आज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो जानी चाहिए और 2.5 घंटे हो जानी चाहिए और आज इनकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। कोई तो उसूल ज़ाब्ता रूल होगा। अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वजीर आला हैं और बैरिस्टर साहब क्या हैं, और मैं बात मुझे मुकम्मल करने दें। और अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के वजीर आला हैं और जाहिर है जब उनकी मुलाकात को शेड्यूल किया गया होगा तो उसमें बानी तहरीक इंसाफ की कंसेंट भी ली गई होगी। तो जब इस किस्म की मुलाकात की कराई जा रही होती है तो उसमें जाहिर है एक शख्सियत का जो एक रियासती प्रोटोकॉल है जो उसके मनसब की वजह से दिया जाता है उसको भी मनुज़ खातिर रखा जाता है। आप वैसे क्या समझ पा रहे हैं कि जेल सुप्रीडेंट जो हैं ये मुलाकातें वो किस बुनियाद पर, यानी आपको कोई पैटर्न समझ आता है कि जिसकी मुलाकात चाहे वो डिक्लाइन कर दें, जिसकी मुलाकात चाहे वो करा दें, तो ये पैटर्न उन्होंने क्या रखा हुआ है, इसको रीड कैसे करते हैं आप इस पैटर्न को? हाँ ये पैटर्न जो मुझे समझ आ रहा है जी, ये पैटर्न ये है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम कैद है, उसका मुलाकात किससे कराना है बुनियादी इंसानी हक है उसका, लेकिन ये भी मनुज़ खातिर रखना है कि जो उससे मुलाकात करके आते हैं क्या वो इंतशार की बात तो नहीं करते, क्या वो मजीद तफरीक की बात तो नहीं करते, और उनकी जमात के ऐसे लोगों की मुलाकात करा कर दी जाए जो कि ज़ाहिर है एक यकजहती का पैगाम दें और ज़ाहिर है रियासती इदारों का और हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको आगे लेकर चलें। ये ना हो कि वो बानी तहरीक इंसाफ के मुंह में डाल के कोई भी बात बाहर आकर सही है। तो ये आपके ख्याल में जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है रूल्स में कि जेल सुप्रीडेंट उसकी मुलाकात करा सकता है जो बाहर आकर, नहीं ये डिस्क्रिप्शन होती है। हम ये समझते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने जिस शख्स को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नॉमिनेट किया हुआ है वो ज़ाहिर एक बैलेंस शख्स हो सकता है कंपैरेटिवली और जो लोग अवेलेबल लॉट के अंदर, तो हम ज़ाहिर उसकी मुलाकात करा रहे हैं तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। ठीक है, चलिए ये बताइए असलम गौरी साहब कि आपने एक बड़े मानी खेज अंदाज में एक सवाल उठाया कि भाई अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कैसे हो गई जब सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही। तो सर अगर आपके इस लहजे में छुपी हुई जो बात है अगर मैं उसको सही रीड कर रहा हूं तो फिर तो इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात अगर वाकई मानी खेज है और यह नतीजा खेज साबित हो भी जाती है या आगे बढ़ जाती है फिर तो उनको जेयूआई के इत्तेहाद में आने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उनका मसला अली अमीन गंडापुर हल कर रहे हैं। खैर मेरी बात को मेरे भाई ने भी सेकंड किया है, जो भी आपसे बात कर रहे थे अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइजर, बात वही है कि उन्होंने कहा है कि वो जो अंदर से बाहर आके क्या बात करेंगे और क्या नहीं करेंगे उनका क्राइटेरिया यही है मुलाकात का। तो मैं समझता हूँ बात को आपको और मुझे दोनों को समझ जाना चाहिए। आप भी सियासतदानों को डील करते हैं और मैं भी छोटा सा सियासी कारकुन हूँ। और मैंने कल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू सुनी थी किसी चैनल पे, उसने कहा था कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो लिस्ट मैं जारी करूंगा उस लिस्ट में से कुछ लोगों को मुलाकात कराई जाएगी। मैंने उस बिहाफ पे बात की थी।
दूसरी बात, आप जो फरमा रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब ने जो फरमाया, मैंने उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी। मैं उसके बाद तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम आपको जूते भी मारेंगे, डंडा भी मारेंगे, आप आए और क्या तहरीक का हिस्सा बने, वरना आपकी मर्जी। मैं तो उनके जुमलों से यही समझा, और बहुत तो तहम्मुल वाला आदमी, ठंडे मिजाज का आदमी इस तरह की आज बात कर रहा है, तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि शायद ये लोग नहीं चाहते कि इत्तेहाद बने। हम चाहते हैं अपोजिशन का इत्तेहाद बने, हम अपोजिशन का इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का इत्तेहाद नहीं बनाना चाहते जिस तरह का ये चलाना चाहते हैं या जिस तरह का ये बनाना चाहते हैं। अली अमीन कोई इशू नहीं है, अली अमीन जैसे और भी इशू हैं, अकरम वकास है, और भी बहुत से जो इनके कंट्रोल में नहीं है। नहीं सर, लेकिन मुझे मेरा सवाल गौरी साहब ये था ना कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब जाके इमरान खान को इस बात पे कन्विंस कर लेते हैं और वो कहते हैं कि जी जिस मकसद के लिए आप इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, अगर वो मकसद में आपका इत्तेहाद बनाए बगैर ही हल कर देता हूं तो आपको मौलाना फजल रहमान की क्या जरूरत है? तो अगर वो ये कर देते हैं तो फिर तो ये इत्तेहाद नहीं बनता। मैं तो इसको हैरान हूँ इस बात पे कि हम तो हमें जो कहा जा रहा है वो तो जा रहा है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुकूमत के लिए हमने ये सारा कुछ करना है, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए सारा कुछ करना है, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए ये इत्तेहाद बनाना है। लेकिन आपके जुमले से तो मुझे कुछ अंदाजा ऐसा हुआ कि जैसे हमने सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए इत्तेहाद बनाना है। ऐसा तो हमारे सामने ना कोई एजेंडा आया, ना हम ऐसे किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, ना है। हाँ, मेरे सवाल में तो अगर है ना सर, वो तो रिहाई होगी तो फिर इलेक्शन भी शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उसकी तरफ माहौल चला जाएगा। जी, ये उनका जाती मामला है, उनकी पार्टी का जाती मामला है। जो जब इत्तेहाद बनते हैं उसमें फायदे पहुंचते हैं। आपको पता है पीडीएम के इत्तेहाद से कुछ दोस्त लंदन से वापस आ गए थे, कुछ दोस्त दुबई से वापस आ गए थे, तो वो हालांकि वो हमारे दाएं और बाएं खड़े हुए थे, इत्तेहाद का बाकायदा हिस्सा नहीं थे। तो जब एक इत्तेहाद होता है तो उसके फायदे किसी न किसी को पहुंचते हैं। ये तो हो सकता है उसका फायदा कल को इमरान को मिले, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ तहरीक इसलिए चलाएं कि खान साहब को बाहर लाएं। ऐसा जेयूआई के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, ना उस इत्तेहाद ने अब तक इस पे कोई बात की है। बाकी रह गया, अगर साथी मिलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, ये दावत उनकी तरफ से आई थी। ये दावत हमने नहीं दी कि इत्तेहाद का हिस्सा बनना है, क्योंकि उन्होंने इत्तेहाद एक पहले बना चुके हैं। ये दावत उनकी तरफ से आई थी और हमने खुले दिल से इसके लिए आगे बढ़े थे। अगर ये दोस्त लेके चलना चाहते हैं, वेलकम, खुश आमदेद, बहुत, लेकिन असूली तौर पे जो बात है एजेंडा उसी पे चलेंगे। अगर नहीं चलना चाहते तो हमारा पहले से शुरू है, ऐवान नहीं मैदान के नाम से तहरीक शुरू है। 19-20 अप्रैल को हमारा इजलास होने जा रहा है मरकज़ी जनरल कौंसिल का। उस इजलास में हम अगला लाहेअमल ऐलान करेंगे। हम उससे कबल पीटीआई से भी जो मुज़ाकरात हैं उनको भी फाइनल करेंगे। गौरी साहब, इस बात का कितना इम्कान है कि आप ये फैसला कर लें कि जनाब हम जिद्दोजहद तो करेंगे नए इंतखाबात के लिए भी, आइन की बहाली के लिए भी, जमहूरियत की हकीकी मानों में बहाली के लिए भी, लेकिन हम अपनी इंफरादी जिद्दोजहद करेंगे, हम किसी अलायंस में नहीं जाएंगे? देखिए, पिछली दफा भी जब पीडीएम का मसला था तो 3 साल तक जेयूआई ने अकेले तहरीक चलाई थी, हमारे साथ तो कोई भी नहीं था। हमने 16 मिलियन मार्चेस जो किए थे, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, अकेली जेयूआई थी। जब हमने कराची से लाहौर पिंडी का लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था इस्लामाबाद का, तो हमारे साथ तो कोई भी नहीं था, हम अकेले ही थे। हत्ता कि हमें लेकिन नतीजा खेज भी तो नहीं हो सके थे ना सर, अकेले तहरीक नतीजा खेज भी तो नहीं हुई थी ना। बहुत नतीजा खेज हुई थी, ऐसे 3.5 साल में हुकूमत चली बगैर नतीजा खेज से, तो वो तहरीक क्या वजह थी? वरना तो लोग कहते 10 और 15 साल तो पीडीएम की हुकूमत बनी तो नतीजा खेज हुई ना, पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना तो नतीजा खेज हुई ना। असद साहब, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि ऑन एयर नहीं आती, और आज का तो आपको फीका ने बड़ा दबाया हुआ है, तो मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता जो आपके लिए मुश्किलात पैदा करने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जड़ें हमने हिलाई थी इस्लामाबाद में 15 दिन बैठ के, वो उस हैवी बिल्डिंग की जड़ें हमने हिलाई थी। उसको बाद में जाके क्या रुख अख्तियार हुआ, उसमें बड़ी कमिटमेंट थी, बड़ी बातें थी जो मीडिया में। सही है, चलिए बिल्कुल ठीक है। वैसे तो उस वक्त आपने जब धरना दिया था तो ये शौकत यूसुफजई साहब आपके लिए बिरयानी का इंतजाम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको खाना भी दें, इनको बिरयानी दें, इनको पानी दें, इनको कोई मसला नहीं होना चाहिए, बारिश हो रही है तो इनको कैंप दें, नाश्ता पानी सही चलना चाहिए। लेकिन शौकत साहब ये बताएं कि अब ये जमात सामीन ने फैसला कर लिया कि इनफरादी तौर पर वो अपनी तहरीक चलाएंगे। सड़कों पर आने के लिए आपके साथ शायद खाकान अब्बासी भी तैयार नहीं है, मिफ्ताह इस्माइल साहब भी वाजे कर चुके हैं, जेयूआई भी ऐसा लगता है कि इनके पास जो 2 तगड़े ऑप्शन है उनमें से एक तगड़ा ऑप्शन ये है कि वो किसी अलायंस में ही ना जाएं, अपने तौर पर तहरीक चलाएं। जैसे कि वो अभी दलाइल भी दे रहे हैं कि हमने अपने तौर पर भी जब अकेले भी तहरीक चलाई थी तो नतीजा खेज हुई थी और हम अकेले भी तहरीक चला सकते हैं। तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट किए बैठे हैं? मेरे ख्याल से अगर स्ट्रीट पावर की बात की जाए तो इस वक्त तो सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर तारीक इंसाफ के पास है।
देखें इनकी अपनी जमात है, अब हम तो उनको नहीं रोक सकते, लेकिन अगर ये मुल्क के मफाद की बात करते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं और ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, नए इलेक्शन हो, तो वो तो फिर आपने एक इत्तेहाद की तरफ बढ़ना होगा। और अगर आपने सिर्फ वैसे ही सियासत खेलनी है तो फिर लगे रहे। वो तो जमात इस्लामी भी एक सीट भी नहीं है उनकी, वो भी वो करना चाहती है, अलग अपना एक तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहती है तो रखे, उनकी मर्जी है। लेकिन अगर देखें ना, पीडीएम जब बनी थी तो पीडीएम के बाद ही सारे मामला बने, और अगर धोखा हुआ है तो पीडीएम ने किया है ना। मौलाना साहब के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा जो है वो जमात पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया। उनको सरबराह बनाया, उनसे सारे मकासद हासिल किए, फिर उसके बाद उनको रिटर्न भी दिया कि ये गारंटी होगी, और उसकी गारंटी का क्या बना जब ये दोनों मिलकर उन्होंने इक़्तिदार संभाला और मौलाना साहब को एक तरफ रख दिया। तो बात यह है कि देखें, इत्तेहाद बनते हैं उसके लिए मुल्क के मफाद में बनते हैं। कि अगर आप ये समझते हैं कि फार्म 47 की गवर्नमेंट है, आप समझते हैं कि नाजायज़ हुकूमतें ये डिलीवर नहीं कर पा रही, मुल्क को नुकसान हो रहा है, तो फिर तो आपने इत्तेहाद की तरफ बढ़ना होगा। अगर आप नहीं समझते हैं, वैसे भी आप देखें ना, जब से मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही थी तो उसके बाद उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी बगैर उसके मशावरत के वो वहाँ पे भी चले गए। उसके बाद उससे पहले 26 आईनी तरमीम भी उन्होंने कर ली। तो वो तो खैर अपने फैसले वो पहले से ही कर रहे हैं, अभी भी कर सकते हैं, अकेला भी कर सकते हैं, उनकी भी स्टेट पावर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है। और स्टेट पावर तो जुमा इस्लामी के पास भी है। मतलब इतने लोग तो हर कोई इकट्ठे कर सकता है कि जिससे एक रोड ब्लॉक हो सके। लेकिन इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट तो ये था ना अलायंस बनाने का यूसुफजई साहब के, चूंकि तहरीक इंसाफ अपनी स्टेट पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रही मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, वो बाहर निकलते हैं, उन पर पर्चे हो जाते हैं, क्रैकडाउन हो जाता है, आंसू गैस की शेलिंग होती है, आपको इकट्ठ नहीं कर पाते, आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। आपको लगता है कि अगर अलायंस बन जाएगा तो शायद आप अपनी एक मूवमेंट चला सकेंगे, तो आपकी बड़ी स्ट्रीट पावर या सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर भी आपको फायदा तो नहीं दे पा रही। यही तो कॉन्सेप्ट था ना इत्तेहाद का। देखिए, ये तो खैर आप हुकूमत से पूछ सकते हैं कि जब भी कोई एहतजाज होता है और हुकूमत के लिए एक सड़क बंद हो जाए ना तो कितनी मुश्किल में होती है। यहाँ तो देखें, जब हमने 24 नवंबर को मार्च शुरू किया इस्लामाबाद की तरफ, तो हमारे मार्च से पहले चार दिन तक पूरा पाकिस्तान बंद रहा। तो ये कम कामयाबी थी। अब आप कहते हैं कि नतीजा नहीं निकला, तो जाहिर है हमारे पास, हम तो कोई असला लेकर नहीं फिर रहे हैं ना। हम तो सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं। हमारे निकलने पे पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। तो ये एक जोर देना होता है गवर्नमेंट के लिए, वो हम दे रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। अब देखिए, कामयाबी जो आपकी तरफ, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सारी पार्टियां मिलेंगी तो नए इंतखाबात की तरफ बात हो सकती है। अगर ये समझते हैं कि नए इंतखाबात ही मुल्क का मसाइल का हल है, तो फिर तो इकट्ठा होना पड़ेगा। फिर जेयूआई को जो छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं कि जी अली अमीन गंडापुर ये कह रहा है, अली अमीन गंडापुर वो कह रहा है, इससे निकलना पड़ेगा। और ये जो एक हल्के की सियासत है ना, इससे निकल कर पूरे पाकिस्तान की बात करनी पड़ेगी। और अगर इसमें फंसे रहे तो फिर डेफिनेटली फिर तो ये बात सर, ये फॉर्मूला जो मौलाना को समझा रहे हैं, ये फॉर्मूला आप अली अमीन गंडापुर को भी समझाएं कि भाई नेशनल कॉज बड़ी है। मैंने पहले ही कहा था कि ये हल्के की सियासत है। ये ठीक है, जेयूआई जैसे भी समझती है, लेकिन हमें जो समझ आ रही है कि ये हल्के की सियासत है। मौलाना साहब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो गया, अली अमीन गंडापुर साहब, ये सबका एक ही हल्का है। ये सियासत वहाँ करते हैं। जब सियासी इख्तिलाफ हो ना तो उनका इकट्ठा बैठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट एक होता है। तो लेकिन अगर आप उनका मुल्क का इंटरेस्ट है और आप ओवरऑल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, तो फिर आपको इस हल्के को छोड़ के अपने उन लोगों के साथ आपको बैठना होगा जो सही है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आपका जो तहरीक आप चला रहे हैं उसका एक बड़ा नुक्ता यह है कि मुल्क में महंगाई बहुत है, मुल्क मईशत ठीक नहीं है। लेकिन एक हुज़ैफा साहब, एक इश्तहार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है आज, उसमें लिखा है कि तोहफा ऐसा जो हर पाकिस्तानी के चेहरे पर खुशी बखेर दे, छोटी ईद बड़ा तोहफा, वादे की तकमील, बस एक दिन की दूरी पर एक बड़ी खुशखबरी पूरी कौम के लिए। ये गालिबन बिजली सस्ती करने की तरफ इशारा हो रहा है। एक टीजर है कि बिजली कल सस्ती होने जा रही है। तो आप क्या बता सकते हैं बिजली कितनी सस्ती होने जा रही है? क्योंकि नेपरा ने जो खबरी भेजी है शायद वो ₹1.70 की भेजी हुई है, और वज़ीर आज़म शायद ज़्यादा के लिए गौर कर रहे हैं। IMF ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि बिजली ज़्यादा सस्ती नहीं की जा सकती। तो क्या होने जा रहा है? क्या खुशी छोटी ईद पे बड़ी खुशी मिल रही है? जी बहुत शुक्रिया असद साहब। बेसिकली पिछली कैबिनेट मीटिंग में लास्ट वीक जो हुई थी
उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को यही रिपोर्ट दी गई थी और उसमें ये भी बताया गया था मुतल्लिका वजारत की तरफ से कि IMF को कायल कर लिया गया है और हुकूमत अपने एक्सपेंसेस के अंदर कट लगाकर और बाकी जो हुकूमत के अपने वसाइल हैं उनको मैनेज कर कर एक ऐसा मैकेनिज्म बना रही है कि IMF पे से जो आपके कर्ज की शराइत है उस पर भी असर ना पड़े और आवाम को रिलीफ मिल जाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने उस मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में ये ताकीद की थी कि वो ये फैसला करेंगे कि बिजली की कीमत में कितनी कमी होनी है। और जो तजवीज़ आप बता रहे हैं, बिल्कुल वजारत पानी और बिजली की तरफ से यही तजवीज़ दी गई थी, वही नेपरा की तरफ से मैच्योर कर सामने आई है। और वजारत पानी और बिजली ने यह भी बताया था कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 4 से 6 रुपए मुख्तलिफ जो है सेक्टर्स के अंदर जो है वो बिजली की कीमतों में कमी की गई है और मजीद ये तकरीबन ₹2.25 की बात सामने आई थी। लेकिन अभी हतमी फैसला वज़ीर आज़म साहब ने करना है और इंशाअल्लाह ताला हम IMF को भी कायल कर चुके हैं और आप देखेंगे कि बिजली की कीमतों में एक मेजर रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाएगा। मेजर रिलीफ मतलब अगर नेपरा की सिफारिश के मुताबिक ये ₹2.25 का है तो फिर तो ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ शायद ना हो आवाम के लिए। नहीं जी, अगर आप इसको ये देखें कि पिछले 1 साल में जो कीमतें बिजली की कम की गई हैं, तो अगर ये ₹2.25 भी हो जाता है, जो कि मुमकिन है इससे ज़्यादा हो, तो अगर ये ₹2.25 को भी अगर आप बेंचमार्क बनाएं तो तकरीबन ₹8 बिजली के फी यूनिट में कमी हो चुकी है पिछले 1 साल के दौरान। तो ज़ाहिर है कतरा कतरा ही समंदर बनता है। जिस तरह के आपके मौशी हालात हैं और जिस तरह की इकॉनमी हमें मिली थी और जिस तरीके से हमने इकॉनमी को खड़ा किया है, IMF की पाबंदियां अपनी जगह पर हैं, उसमें ज़ाहिर हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा हो। लेकिन बहरहाल अगर ये रिलीफ भी हम आवाम को देने में कामयाब हो जाते हैं तो एक गरीब आदमी को अच्छा खासा इस पर फ़र्क पड़ेगा जी। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें असलम गौरी साहब, आपकी ज़ाहिर अपोजिशन के लोगों से मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन जब हम PMLN के लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं जी बेफिक्र रहें, JUI कहीं नहीं जा रही, किसी तहाद में नहीं जा रही और हमारे भी उनके साथ राब्ते हैं, हमारा उनके साथ ज़्यादा नेचुरल अलायंस बनता है बनिस्बत ये कि वो PTA के साथ जाएं, उनका नेचुरल अलायंस बनता ही नहीं है। क्या आप इन ऑप्शंस पे भी गौर कर रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ कुछ मामला तय कर लें? देखिए, मैं 2 बातें शौकत यूसुफ साहब की जरा क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे भाई उन इजलासों में नहीं रहे, इनकी मालूमात में कमी है शायद। 26वीं आईनी तरमीम पूरी की पूरी जो पास हुई है, आपकी उस टीम की बरहून मिन्नत है, उसकी कोशिशों से हुई है। कामा और फुल स्टॉप तक आपकी उस पूरी टीम के मशवरे से लगाया गया और उस टीम की वीडियोस निकालने जो। लेकिन सर, जो लोग शौकत यूसुफ साहब तो अगर नहीं शरीक रहे, तो जो लोग शरीक रहे हैं वो भी ये बात नहीं मानते ना। मसला तो ये है, तो वीडियो आपके सामने वीडियो मौजूद है, रिकॉर्डिंग नहीं है तो मैं भी देता हूँ आपको। जो अल्फाज कहे थे, जो पार्लियामेंट में कहे थे, जो बाहर कहे थे, फिर अभी ये इन्होंने इतनी बड़ी बात की है, मैं हैरान हूँ। हम इतराज कर रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी में जाते हुए हमें पूछा नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने इनको नहीं पूछा है। हम जो रात 1 बजे तक तो आप कह रहे थे कि हमने जाना है सुबह, और सुबह आपने बाइकाट कर दिया, हमसे मशवरा तक नहीं किया। यही वो चीजें हैं जो इत्तेहाद बनने में रुकावट हैं। तो PTI के अंदर दिमाग में ये चीजें हैं कि वो अपने आप को बहुत ही समझते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो मैं समझता हूँ तहरीक चला रहे और चलाएं, इसको आगे लेके बढ़े। हमारा मकसद भी यही है, साफ और साफ इंतखाबात। हम अपनी तहरीक चला रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इनका ख्याल ये है कि हम मोटरवे से जाएंगे, तो हम अगर अपना मोटरवे से नहीं जाना चाहते, हम दूसरे रास्ते से रावलपिंडी आना चाहते हैं, तो हमें हमारे रास्ते से आने दें। आप अपने रास्ते से आए, कहीं इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें शौक क्या है कि इकट्ठे होंगे तो तहरीक चलेगी। हम तो तहरीक चला रहे हैं और इंशाल्लाह इस तहरीक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बाकी दूसरी बात जो आपने कही है, हम देखो, मौलाना फजलरहमान एक वफादार आदमी का नाम है और आप जानते हैं कि जो कुछ PTI की क़यादत ने जो कुछ मौलाना साहब के बारे में 15-16 साल कहा, उसके बाद जब वो हमारे पास आए, खुले दिल से और खुले हाथों से उन्होंने इस्तकबाल किया सबका, और वो वफादारी की सियासत करते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के अल्फाज या उनकी क़यादत की बातें करती है, तो मौलाना की क़यादत में PDM की पूरी वो तहरीक में वो हमारे साथ कहीं ना कहीं आगे पीछे चलते रहे हैं। वो उस वफादारी की बात करते हैं मौलाना की। और बाकी ये सियासत अपनी अपनी है। हम अपोजिशन में हैं, इंशाल्लाह अपोजिशन में रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाने से लेके आज तक, हल्फ उठाने से कबल से लेके आज तक हमें बाकायदा कहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन हम उनसे आज भी माजरत की थी, पहले भी माजरत कर रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, हम इंशाल्लाह अपोजिशन में रहेंगे। और असल में जो बात पहले भी ये हुई है, मैं फिर कहता हूँ कि हमें इस वक्त इख्तलाफ ना मुस्लिम लीग नून से है नाराजगी, ना पीपल्स पार्टी से, ना PTI से। हमें तो नाराजगी उन हजरात से जिन्होंने इनको ये इक़्तिदार थमाया है, जिन्होंने ये इलेक्शन पूरी चोरी करके मैनेज करके 3 सूबों में 3 हुकूमतें बनाई हैं। हमें तो उनसे इख्तलाफ है, उनसे नाराजगी है। अब कोई ये कहे कि जी हम एक हल्का, मौलाना फजलरहमान और एक हल्के की सियासत करेगा, वो पूरा मुल्क उसका हल्का है यार। वो जहां उंगली रखेगा कारकुन जान कुर्बान उसके लिए करते हैं।
ये बार बार इस तरह की बात करती वो एक हल्का हल्का हल्का, वो हल्का नहीं है। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, शौकत यूसुफजई साहब और हुज़ैफा रहमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सारी सूरत हाल पर तज्जिया जानते हैं कि फवाद चौधरी इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। फवाद साहब, क्या आप समझ पा रहे हैं, ये कल सलमान अकरम राजा की मुलाकात इमरान खान से नहीं हो पाई, उनके सियासी रुफाका की मुलाकात जुमेरात को नहीं हो पाई, अलीमा खान साहबा भी नहीं मिल पाई हैं इमरान खान साहब से अदालती हुक्म के बावजूद, लेकिन 2.5 घंटे की मुलाकात अली मीन गंडापुर साहब के साथ आज इमरान खान की करवा दी गई और आज बुध के दिन करवा दी गई। आपके ख्याल में ये बहुत मानी खेज है? मानी खेज तो खैर इस सेंस में तो है, लेकिन देखिए ना, वो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको इससे ज्यादा रोकना जो है वो गवर्नमेंट के लिए इन हालात में बड़ा मुश्किल था। और अली अमीन गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने फिर भी जो स्टैंड लिया, तो उसके बाद जो है उनकी मुलाकात जो है वो ज़ाहिर होनी थी। वहाँ पे तो एक कंट्रोल्ड मुलाकात ही होती है। लेकिन जो बाकी है, देखिए सलमान राजा वगैरह की मुलाकात होने से ना होने से फर्क अब क्या पड़ता है। अगर आपने मुलाकात करके ना इमरान खान की कोई ट्वीट आनी है, ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो फिर ये मुलाकात हो या ना हो वो तो कोई मानी नहीं रखती है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये सलमान राजा वगैरह के पास कोई आपने देखा ही है, कल आजम सवाती साहब की मुलाकात हुई है, वो मानसेरे की अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसी को रोते रहे हैं और वो कर आगे आ गए हैं। सो बाकी लोगों की मुलाकात का सच्ची बात यह है कि कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है। या तो उनकी बहनों की मुलाकात हो जो नहीं होने दी जा रही, जिससे कोई मैसेज जो है वो आए, और या अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की सिग्निफिकेंस है और वो कुछ जो है वो नई बात करेंगे। बाकी सब ने जाके ये कहना होता है कि हमारा जो बात है वो बड़ी मानी गई है और हमारे जो सारे मुखालिफ हैं उनको बाहर निकालने का फैसला कर लिया, और ये वो, इसके अलावा इनकी क्या सिग्निफिकेंस? नहीं फवाद साहब, क्या इस बात का कोई इम्कान है कि चूंकि 2.5 घंटे की मुलाकात हुई है अली मीन गंडापुर साहब की, और इस तवील मुलाकात में ज़ाहिर है कुछ तो डिस्कस हुआ होगा, और हो सकता है खान साहब भी ये ना चाहते हों कि जो बातें हो रही हैं वो बाहर आए। सलमान अकरम राजा से जो मुलाकात हुई हो सकता है उसमें भी कुछ ऐसी पैगाम रसानी हुई हो कि खान साहब ना चाह रहे हो कि बाहर आए, ट्वीट हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और ऐन मुमकिन है कि आजम सवाती साहब की भी गुफ्तगू का बहुत थोड़ा हिस्सा हमारे सामने आया हो और बाकी चीज़ें जो है वो भी कोई पैगाम की सूरत में हो। तो ये डेवलपमेंट के इम्कानात हैं जो हो रही हो बैक एंड पे? नहीं, मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि देखिए ना, ये मुलाकातें जो हो रही हैं ये तो हो रही हैं उस पर, वो तो रिकॉर्डेड मुलाकातें, तो रिकॉर्डेड मुलाकातों में खान साहब क्यों ऐसी बातें जो है वो करेंगे जिनकी जो है वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। और इसको जो है वो आप इसको देखें ना कि सलमान राजा वगैरह की हो या ये, मुझे नहीं पता, अली अमीन गंडापुर की जो एक मुलाकात थी वो तो हुई थी, एक वो मुलाकात जो हुई थी वो तो हुई थी उनकी जब वो बाहर हुई थी गालिबन, जो मुझे अली अमीन ने भी बताया था, जो रिकॉर्डिंग में नहीं थी। अच्छा, अब ऐसी बातें करना आपके ख्याल में कि इमरान खान जो है वो इतने वो तो नहीं है ना कि बोले कि वो रिकॉर्डिंग में सेंसिटिव बातें करेंगे, जो जब दिल होगा हुकूमत का वो प्ले कर देगी। तो जाहिर है उस वक्त तो वो वही बातें करते हैं जो कि पब्लिक को सुनाने के लिए होती। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल, और अभी तक इनकी तरफ से ना कोई पॉलिसी है, ना कोई समझ है, ना इनको पता है करना क्या है क्या नहीं करना। अभी तक तो देखिए ना, इनसे ना 1 साल में अलायंस बन सका। अगर आप जाएंगे, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप जाएगी, इससे तो आप सुनना चाहेंगे ना कि अलायंस पे क्या कोई पेशरफ्त हुई है, आगे हुई है, कोई मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, बाकियों ने क्या कहा, वो आपके सामने है। इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया जो छोटा मोटा था अभी। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक तो जो अमेरिकन जो ग्रुप आया है, जाहिर है कि उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, वो जो आए हैं वो बातें करके गए हैं, और अली मीन गंडापुर की और बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। नहीं, मगर अगर आप अली मीन गंडापुर साहब की इस मुलाकात को इमरान खान की रिहाई या उनको कन्विंस करने के तनाजुर में नहीं देख रहे कि आपको बाहर आ जाना चाहिए और आपको किसी किस्म का कोई मामला को संभालना चाहिए, मामला फहमी करनी चाहिए, अगर ये मुलाकात उस तनाजुर में नहीं थी तो फिर क्या ये किसी अलायंस के तनाजुर में हो सकती है, जिसके आप बड़े एडवोकेट हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अलायंस बनना चाहिए, क्या ये उस तनाजुर में मुलाकात हुई होगी? फिर नहीं, अलायंस करना तो देखे ना, अली अमीन गंडापुर को तो मौलाना फजलुर रहमान से अलायंस नहीं कर सकते। उनको तो दरमियान में बंदे चाहिए कि जो कि कुछ सुलह सफाई कराएं और अलायंस करा सकें। अली अमीन तो नहीं वो कर सकते, डायरेक्ट उनकी मुखालफत है।
तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस अलायंस के ऊपर तो नहीं है। इसकी सिग्निफिकेंस जो होगी वो तो यही होगी कि किस तरह से जो है आप इमरान खान की जो रिहाई है उसके ऊपर क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकता, और कैसे चीजें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं, टेम्परेचर कैसे डाउन लाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि टेम्परेचर जो है वो कैसे जो है वो नीचे आ सकता है। अभी तक जो पिछली मुलाकातें हुई हैं उनमें कोई खातर ख्वाह उस तरह की कामयाबी हमें नजर नहीं आई है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या अली अमीन और जो अमेरिका का जो ग्रुप है उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन बनती है और कोई टेम्परेचर नीचे लाने की तरफ जाते हैं। लेकिन मेरी नजर में जो असल चीज ये भी है कि आपको नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भी जो है वो थोड़ा सा अपने लूप में रखना पड़ेगा। तो लिहाजा उनको बहरहाल इनको भी लूप में रखने की जरूरत है और हमें एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू करने की दोबारा जरूरत है। फवाद साहब, आपको लग नहीं रहा कि जो चीजें जेयूआई की तरफ से भी अब सामने आ रही हैं और ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर उसको एक बड़ा इशू बनाकर पेश भी कर रहे हैं, खासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब के बयान के हवाले से ये एक्सेप्ट करते हुए भी कि उनकी एक पॉलिटिकल राइवलरी वहां पर मौलाना के साथ मौजूद है। ऐसा नहीं लगता कि ये अलायंस दूर जा रहा है और मौलाना फजल रहमान तकरीबन ये फैसला करने जा रहे हैं या कर चुके हैं कि उन्हें अलहदा जद्दोजहद करनी है, अलायंस में वो नहीं आएंगे? अगर ये बात यह है कि ये तो आपकी बात ठीक है, ये तो ऐसे पब्लिक वो एक उनका स्टांस है ना अली अमीन गंडापुर का। असल बात तो यह है कि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ने जो बचगाना, एक तो वो समझते हैं कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनके साथ कोई आप बातचीत कर सकें। हमने देखा कि जब मुज़ाकरात हुए तो फिर मौलाना फजल रहमान को और अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद फिर जब चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा, ये फिर सारे वकील जो है ये इकट्ठे चले गए। तो बेसिकली ये सारे लोग हैं जो वन डे फेम के लोग हैं, तो इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नो वन एक्चुअली रियली टेक्स देम सीरियस, जिसकी वजह से ये अलायंस आगे नहीं बढ़ पाया। आपके ख्याल में ये इस तरह से केस मजबूत नहीं हो रहा अली अमीन गंडापुर का और बाकी लोगों का जो मुफाहमत के हामी हैं वो इमरान खान को कन्विंस करें इस बात पे कि देखें अलायंस बन नहीं रहा, मौलाना फजल रहमान आना नहीं चाहते, हम सड़कों पर आ नहीं सकते, अदालतों से आपको कोई इंसाफ मिल नहीं रहा और ना मिलने की उम्मीद है, तो फिर खान साहब देखें फिर हमारे पास ऑप्शन बचा क्या है? क्या आपके ख्याल में इस सारी सिचुएशन में केस मजबूत नहीं हो जाता अली अमीन गंडापुर साहब का और उनके हम ख्यालों का? दो ही तरीके हैं। देखिए अल्टीमेटली आना तो हमें टेबल पे ही है, लेकिन देखो ना इंटरनल प्रेशर अगर बिल्ड होता और फिर एक्सटर्नल प्रेशर जो इस वक्त बिल्ड हुआ है, इस वक्त हम वेस्ट में देख रहे हैं स्पेशली अमेरिका में, तो फिर ये था ना कि आपकी जो शराइत है वो ज्यादा मानी जाती। अभी तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि चूंकि आप इंटरनल प्रेशर बिल्ड करने में बिल्कुल ही नाकाम हो गए हैं और ये जो लीडरशिप है ज्यादातर लोग ये सिर्फ अपने आप को उधर ट्विटर के ऊपर या टीवी पे आ गए, इससे ज्यादा इनकी हैसियत औकात नहीं है और अदालती अहकाम के बावजूद भी ये मिलने की भी औकात नहीं रखते। कम अज कम जब फैसल था तो फैसल ये तो कर रहे थे कि वो इनकी मुलाकातें भी हो रही थी, खान साहब के ट्विटर अकाउंट्स में भी एक्टिव था, उनकी बातें भी हो रही थी, उससे भी एक प्रेशर जनरेट हो रहा था। अब इन्होंने वो भी खत्म करवा दिया है, लोग इनसे नहीं जमा होते। मतलब आप देखें ना, ये तो बिल्कुल अकेले गाड़ी में जाते हैं और आ जाते हैं, अल्लाह खैर सल्लाह, और कहीं पर भी हमें कोई इंटरनल प्रेशर बिल्ड होता नहीं। लेकिन इससे एक फायदा तो हो रहा है ना फवाद साहब, कि टेम्परेचर तो शायद थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। अगर उनका ट्विटर अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट्स खामोश रहेंगे, कुछ अर्से तक बयानबाजी नहीं होगी, शायद यही हिकमत अमली हो सलमान राजा की और बैरिस्टर गौहर की कि टेम्परेचर को नीचे लाया जाए और उनके खान साहब के बयान को बाहर उस तरह से पब्लिसाइज न किया जाए। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपने बातचीत करनी है या चीजें लानी है तो आपकी कोई हैसियत तो होनी चाहिए ना, पावर टॉक्स टू पावर। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही कमजोर हो जाए, बेहैसियत हो जाए, तो फिर आपसे कौन बात करेगा और क्यों अपनी जो शराइत है उसके ऊपर जो है वो कोई आएगा। इस वक्त तो सीधी बात है कि इनकी हिकमत अमली के नतीजे में पीटीआई तो तबाह बर्बाद हो गई है और अब तो बात जो है वो इस पे आ गई है कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट से हम सुलह करके आगे चलें। पहले तो ये था ना कि जी हम अपनी शराइत पे बात करेंगे, और अभी भी पाकिस्तान की सिचुएशन तो इतनी प्रिकेरियस है, इतनी इस वक्त अनफॉर्चुनेट इंस्टेबिलिटी है कि उसमें इमरान खान के बगैर तो देखिए इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो इससे यकीनन लीडरशिप की नाअहली से फर्क तो पड़ा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की सिग्निफिकेंस जो है वो तो ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो और बड़ी है। और अब देखना यही है कि जब खान साहब जो है वो
इनको जो है वो अब अपनी हिकमत अमली क्या बनाते हैं। इंटरनल प्रेशर होना मेरी नजर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने बातचीत की जरूरत भी जाना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।